फिर से एक बार सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। पिछले लेक्चर में मैंने आपको प्रयोजनमूलक हिंदी के अर्थ के बारे में जो बातें विद्वानों द्वारा बताई है, साथ ही साथ अनेक किताबों में जो बातें बताई गई है और साहित्यिक हिंदी से इतर जो भाषा काम कर रही है, जिसको व्यावहारिक जगत की भाषा कह सकते हैं, जिसको कार्यालयीन जगत की भाषा कह सकते हैं, जिसको उद्देश्यपूर्ण ढंग से अपनाई जाने वाली भाषा कह सकते हैं, उस भाषा को हमने देखा कि प्रयोजनमूलक हिंदी कहा जाता है। तो प्रयोजनमूलक हिंदी अर्थ इस मध्य के भीतर मैंने आपको वो सभी बातें बताई है जो विद्वानों के चिंतन पक्ष के आधार पर सामने आई है। अब इस लेक्चर में मैं आपको प्रयोजनमूलक हिंदी का अर्थ इसके आगे जाकर प्रयोजनमूलक हिंदी की परिभाषाएं क्या क्या है और विद्वानों ने उसको परिभाषाबद्ध किस प्रकार किया है, ये थोड़ी सी बातें मैं आपके सामने रखूंगा। अर्थात यहाँ पे हम देखने वाले कि एक हमने प्रयोजनमूलक शब्द का अर्थ देखा, अब उस प्रयोजनमूलक हिंदी की परिभाषा को थोड़ा सा हम आंकने वाले हैं। तो विद्वानों द्वारा बहुत सारी परिभाषाएं दी है। मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि मोटूरी सत्यनारायण जी ने प्रयोजनमूलक हिंदी शब्द का प्रयोग करने के कारण उनको प्रयोजनमूलक हिंदी का जनक माना जाता है। तो सबसे पहले मैं उनके द्वारा जो बताई गई परिभाषा है उसको ही आपके सामने रखता हूँ और उन्होंने जो कहा है प्रयोजनमूलक हिंदी के बारे में वो आपके समझ में आ जाएगा उस परिभाषा के माध्यम से। देखिएगा, मोटूरी सत्यनारायण जी कहते हैं या उनके मतानुसार प्रयोजनमूलक हिंदी क्या है कि जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लाई जाने वाली हिंदी प्रयोजनमूलक हिंदी है। देखिएगा, एकदम आसान परिभाषा है और इसमें उन्होंने बताया गया है कि हम दैनंदिन जीवन जीते हैं और दैनंदिन जीवन में हम जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं वो भाषा माने क्या है, जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है और वो भाषा मतलब क्या है, प्रयोजनमूलक हिंदी है। अर्थात ये आसान परिभाषा जो है मैंने आपके सामने रखी है। उसके बाद प्रयोजनमूलक हिंदी के बारे में डॉक्टर नगेंद्र नामक एक विद्वान है, उन्होंने भी एक बात परिभाषा के माध्यम से कहने की कोशिश की है। डॉक्टर नगेंद्र जी कहना चाहते हैं, देखिएगा, वस्तुतः प्रयोजनमूलक हिंदी के विपरीत अगर कोई शब्द है तो वह निष्प्रयोजनमूलक हिंदी ही है। अर्थात देखिएगा, अगर निष्प्रयोजनमूलक हिंदी ऐसी कोई शब्द विलोम के रूप में अगर हम सोचे तो हमारे बीच में वो मौजूद नहीं है, बल्कि वह आनंदमूलक हिंदी के रूप में हमारे सामने आ जाता है। अर्थात प्रयोजनमूलक से अगर विलोम का कोई शब्द है वो है आनंदमूलक हिंदी और वो आनंदमूलक हिंदी साहित्यिक हिंदी को मानते हैं। उनके द्वारा ऐसा कहा गया है कि वस्तुतः प्रयोजनमूलक हिंदी के विपरीत अगर कोई शब्द है तो वह निष्प्रयोजनमूलक हिंदी नहीं है, बल्कि आनंदमूलक हिंदी है। आनंद व्यक्ति सापेक्ष होता है और प्रयोजन समाज सापेक्ष होता है। आनंद रचना केंद्रित होता है और प्रयोजन समाज की ओर इशारा करता है। देखा गया, इस परिभाषा में जो बातें बताई गई है उनको ये कहना है कि प्रयोजनमूलक हिंदी जो है मुख्यतः काम करती है समाज के लिए। साहित्यिक हिंदी जो है समाज के लिए भी काम करती है और व्यक्ति के लिए भी काम करती है। साहित्यिक हिंदी में किसी एक व्यक्ति को जो आनंद मिल रहा है, ऐसा नहीं कह सकते कि वही आनंद सभी को मिले। तो इसलिए प्रयोजनमूलक हिंदी के माध्यम से जो काम समाज करता है वो सभी का, उसका जो है पूर्णत्व जो है सभी को एक जैसा दिखाई देता है। इसलिए उनके द्वारा ये माना गया है या उनका ये कहना है कि प्रयोजनमूलक हिंदी समाज सापेक्ष होती है और साहित्यिक हिंदी जो है व्यक्ति सापेक्ष होती है। व्यक्ति सापेक्ष से अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने अपने स्तर पर उस रचना को समझता है। समाज सापेक्ष से तात्पर्य यह है कि समाज में जो भाषा अपनाई जा रही है, मान लीजिएगा किसी बैंक में 10 ग्राहक या 10 लोग जाते हैं और उन 10 लोगों को पैसे भरने हैं, तो सभी 10 के 10 लोग जो है एक ही प्रकार का काम करेंगे, उसको समाज सापेक्ष हम कहेंगे। व्यक्ति सापेक्ष से क्या तात्पर्य है कि एक व्यक्ति जो रचना पढ़ता है उसको उस रचना से जो समझ में आएगा या जो आनंद मिलेगा वो बाकी के 10 लोगों को ऐसा होगा ही कह नहीं सकते। इसलिए बैंक और साहित्यिक रचना का अगर उदाहरण देखेंगे तो मुझे लगता है समाज सापेक्ष आप समझ चुके होंगे कि पैसे भरने अगर 10 लोगों को है तो 10 लोगों को एक ही प्रकार का काम करना पड़ेगा। जो बैंक में पैसे भरने की जो पर्ची होती है उसको भरना पड़ेगा।
तो इसलिए समाज सापेक्ष से तात्पर्य है कि प्रयोजन मूलक हिंदी ऐसी भाषा है जो समाज के लिए, समाज के कामों के लिए अपनाई जाती है। इसलिए नगेंद्र जी प्रयोजन मूलक हिंदी को आनंद मूलक या साहित्यिक हिंदी के विपरीत या अगर कोई चीज है तो वो उसको मानते हैं। उसके बाद तीसरे विद्वान हैं, उनका नाम है डॉक्टर प्रभात। उन्होंने कामकाजी भाषा समप्रत्यय का आधार बनती है और अनुभव के अंश निकाल देती है। देखिएगा, उनके द्वारा बताई गई जो परिभाषा है अत्यंत साधारण है और उसको अगर आप थोड़ा सा गंभीरता से समझेंगे तो मुझे लगता है कि ये कभी आप भूलेंगे नहीं। डॉक्टर प्रभात का कहना है कि कामकाजी भाषा समप्रत्यय का आधार बनती है। समप्रत्यय माने क्या है? समान अनुभव। मुझे जो अनुभव आ रहा है वह भी अगर आपको आता है तो मान लीजिएगा वो समप्रत्यय हो गया। अर्थात कामकाजी भाषा समप्रत्यय का आधार बनती है और अनुभव के अंश निकाल देती है। अनुभव के अंश निकाल देती है, इसका मतलब क्या है कि मैंने किसी भाषा के माध्यम से जो काम किया, अगर 10 लोग वही काम कर रहे हैं तो समझ लीजिएगा सभी के अनुभव एक जैसे हो गए, लेकिन काम भी एक जैसा हो जाता है। अर्थात अनुभव का अंश निकाल दिया जाता है और काम जो है वहां पे पूर्ण हो जाता है, सबका एक जैसा। अतः वहां तथ्य और सिद्धांत रह जाते हैं। वहां क्या हो जाता है? तथ्य और सिद्धांत, मतलब हमने ऐसा किया और ये ऐसा हो गया। अर्थात तथ्य और सिद्धांत वहां पे रह जाते हैं। साथ ही भाषा समप्रत्यय तथ्य सिद्धांत के समन्वय के साथ परिणामोन्मुखी काम करती है। देखिएगा, प्रयोजन मूलक हिंदी जो है उन्होंने अंत में अपनी परिभाषा में वो बातें संक्षेप में ली है। उनको ये कहना है कि उन्होंने कहा कि ऐसी भाषा जो समप्रत्यय तथ्य सिद्धांतों के समन्वय के साथ परिणाममुखी काम करती है। मतलब समप्रत्यय अर्थात समान अनुभव, तथ्य जो भी आप गतिविधियां उसमें कर रहे हैं और उसका परिणाम क्या निकल रहा है सिद्धांत के तौर पर, उनका समन्वय उस रूप में वहां पे हो जाता है और उसका परिणाम हम काम के रूप में वहां पे देखते हैं। तो इसलिए प्रयोजन मूलक हिंदी या कामकाजी हिंदी जो है वह हिंदी है जो सभी को समान अनुभव देती है। इसलिए डॉक्टर प्रभात की परिभाषा एक महत्वपूर्ण है। मैं फिर से एक बार एक साथ उस परिभाषा को पढ़ता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। डॉक्टर प्रभात का कहना है कामकाजी भाषा समप्रत्यय का आधार बनती है और अनुभव के अंश निकाल देती है। अतः वह तथ्य और सिद्धांत रह जाते हैं। साथ ही भाषा समप्रत्यय तथ्य सिद्धांत के समन्वय के साथ परिणामोन्मुखी काम करती है। मतलब मैंने अभी जो बताया था कि इन सभी का मिला जुला रूप जो है प्रयोजन मूलक हिंदी है। इसके बाद अगले जो विद्वान हैं डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा, उनका क्या कहना है प्रयोजन मूलक हिंदी के बारे में या उनकी परिभाषा क्या है मैं आपके सामने बता देता हूं। निष्प्रयोजन या निरप्रयोजन जैसी कोई चीज उपलब्ध नहीं है। मतलब प्रयोजन का विलोम शब्द अगर विरुद्धार्थी शब्द अगर हम देखना चाहेंगे तो वो क्या बन जाएगा? निष्प्रयोजन या निरप्रयोजन के रूप में सामने आ जाता है। लेकिन डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा ये मानते हैं कि निष्प्रयोजन या निरप्रयोजन जैसा कोई चीज उपलब्ध नहीं है, लेकिन प्रयोजन मूलक उसके व्यवहारिक पक्ष को अधिक उजागर करने के लिए प्रयुक्त किया गया समर्पक शब्द है। देखिएगा कि प्रयोजन मूलक हिंदी के बारे में मैं अभी या अर्थ के स्तर पर और परिभाषा के स्तर पर जो भी आपके साथ चर्चा कर रहा हूं उससे यही बात सामने आ रही है बार बार कि प्रयोजन मूलक हिंदी जो है किसी उद्देश्य या किसी काम को करने के लिए अपनाई गई भाषा को कह सकते हैं। और डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा अपनी परिभाषा के माध्यम से बताना चाहते हैं कि उद्देश्य विरहित या निष्प्रयोजन विरहित, निष्प्रयोजन के रूप में कोई भाषा जो है वहां पे उपलब्ध नहीं है या ऐसी कोई चीज जो है हमारे पास उपलब्ध नहीं है। प्रयोजन मूलक हिंदी उसके व्यवहारिक पक्ष को लेकर अधिक उजागर करने के कारण उसको वह शब्द प्रयुक्त किया गया है। इसलिए डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा प्रयोजन मूलक हिंदी की परिभाषा इस प्रकार करते हैं। अब देखिएगा बहुत सारे किताबों में बहुत सारी परिभाषाएं जो है वहां पे दी है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके एक बार समझ में आ जाए कि मैंने पिछले लेक्चर में जो कहा था कि साहित्यिक हिंदी में क्या क्या आता है और प्रयोजन मूलक हिंदी में क्या क्या आता है। साहित्यिक हिंदी में हम देखते हैं कि सभी प्रकार की रचनाएं जिसमें कविताएं आ जाती है, कहानियां आ जाती है, उपन्यास आ जाते हैं,
रिपोर्टाज आ जाते हैं, निबंध आ जाते हैं, गजल आ जाती है, शेरो शायरी आ जाती है। ये सभी जो भी रचना के प्रकार है, रचना लेखन के प्रकार है, वो साहित्यिक हिंदी में हम उसको गिनते हैं। और प्रयोजनमूलक हिंदी में अगर हम उसको थोड़ा सा अलग करना चाहेंगे तो बैंकों में इस्तेमाल होने वाली हिंदी, कार्यालयों में इस्तेमाल होने वाली हिंदी, या कानून व्यवस्था में, न्यायालयों में इस्तेमाल होने वाली हिंदी, व्यापार के क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली हिंदी, विभिन्न प्रकार के टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस्तेमाल होने वाली हिंदी, विभिन्न प्रकार के औद्योगिक क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाली हिंदी, बहुत सारे कारखानों में इस्तेमाल होने वाली हिंदी। अर्थात एक प्रकार से हमारे व्यवहारिक जगत के क्षेत्र और दूसरी तरफ हमारे प्रतिभा के या बौद्धिक जगत के क्षेत्र जो है साहित्यिक हिंदी में आते हैं, और इधर व्यवहारिक जगत के क्षेत्र जो है प्रयोजनमूलक हिंदी में आते हैं। तो इसके आधार पर आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रयोजनमूलक हिंदी साहित्यिक हिंदी के इतर क्षेत्रों में इस्तेमाल की जाती है। तो इसलिए हमें इस प्रश्न पत्र के माध्यम से भी वही बातें देखनी है कि इसमें असल में हिंदी का वह रूप कौन सा है जो हम उसको पढ़ने जा रहे हैं या हमारे लिए नया है। लेकिन मैं मानता हूं कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में उन प्रयोजनमूलक हिंदी के रूप को अप्रत्यक्ष रूप से अपना रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं। अब थोड़ा सा जाकर हम किताबों के माध्यम से उसको समझ रहे हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि पहले से ही आपको मालूम होने के कारण ये कोई नई चीज नहीं है। आप रेल का टिकट बुकिंग करना चाहते हैं या कर रहे होंगे या किया होगा, तो आपको वहां पर भी एक प्रयोजनमूलक हिंदी का रूप आपको दिखाई देगा। बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई है, बहुत सारे ऐसे कार्यालयों के, मंत्रालयों के कामकाज आज हिंदी के माध्यम से चल रहे हैं। समझ लीजिएगा वो सभी भाषा जो है प्रयोजनमूलक हिंदी के ही एक रूप है। अर्थात हमें वो बात सोचनी है कि साहित्यिक हिंदी से इतर व्यवहारिक जगत में, हमारे दैनंदिन जगत में जो भी भाषा अपनाई जा रही है उसको हम साहित्यिक हिंदी के इतर प्रयोजनमूलक हिंदी कह सकते हैं। अर्थात परिभाषा और अर्थ के स्तर पर इतना ही समझ लीजिएगा कि साहित्यिक हिंदी लेखन की हिंदी हो सकती है और प्रयोजनमूलक हिंदी दैनंदिन कामकाज की हिंदी है। तो इसलिए इन दोनों को थोड़ा सा अलग सोचते हुए आप सभी को प्रयोजनमूलक हिंदी और साहित्यिक हिंदी में अंतर करने आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप सभी को अर्थ के स्तर पर और परिभाषा के स्तर पर प्रयोजनमूलक हिंदी आपके समझ में आई होगी। और अगर समझ में नहीं आती है तो मुझे आप कभी भी उस संदर्भ में पूछ सकते हैं, मेरा नंबर तो आपके पास है। और आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो मैं वो भी आपको देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं सभी छात्रों को एक विनती करता हूँ कि हम पाठ्यक्रम हमने शुरू किया है, तो आप सभी को जो भी पाठ्यक्रम के वीडियोस हम आपको भेज रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, वो आपको देखने हैं। और देखने के पश्चात हमें उसके ऊपर आपके दिमाग में जो भी प्रश्न चिन्ह निर्माण हो रहे हैं उन प्रश्नों को हमारे सामने रखना है या हमें पूछना है। तो तभी जाकर जो है ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। नहीं तो क्या हो जाएगा, एक तरफ से हम वीडियो भेज रहे हैं, आप दूसरी तरफ देख रहे हैं, लेकिन उस पर वो पूर्णत्व जैसी स्थिति नहीं आ पा रही है। आप कृपया उनको देखते समय आपके दिमाग में जो भी प्रश्न उभर रहे हैं एक तो नोट डाउन करते जाइएगा या दिमाग में रखिएगा, और वीडियो समाप्त होने के बाद मुझे मैसेज किया तो भी चलेगा या फ़ोन किया तो भी चलेगा। मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर जो है देने के लिए तैयार हूँ। और प्रयोजनमूलक हिंदी कोई ऐसी अजीब चीज़ है या कोई नई चीज़ है, ऐसा बिल्कुल भी मत मानिए। प्रयोजनमूलक हिंदी हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी की एक भाषा है, ऐसा समझ लीजिएगा। अर्थात इतने आसान शब्दों में मैं मानता हूँ कि आप समझ चुके होंगे। और प्रयोजनमूलक हिंदी यहाँ से आगे हम अर्थ के आगे, परिभाषा के आगे, उसकी विशेषताओं को लेकर भी हम थोड़ी सी बातें करने वाले हैं। तब तक अगले लेक्चर में मैं प्रयोजनमूलक हिंदी की विशेषताएं उसके बारे में चर्चा करूँगा। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।